नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल हम लोग में। और हमेशा की तरह सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यदि आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं कर दिया तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर दिया। आज मैं थोड़ा हट के बात करूंगा क्योंकि अब जो बातचीत चल रही है अभी वो केवल ऑपरेशन सिंदूर, जो कि पहलगांव के जो नृशंस हत्याएं की गई थी 26 नागरिकों की, जिनमें 25 भारतीय और एक नेपाली था, उनके बारे में ही चल रही थी। और उसके बाद जो भी भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत अटैक किया पाकिस्तान पे, या पाकिस्तान के जो आतंकवादी अड्डों पे, उस पे काफी बात चल रही थी। इससे इसके चलते देश की जो डोमेस्टिक बहुत सारे राजनीतिक प्रॉब्लम्स हैं, ये किसी भी यूट्यूबर या मेन स्ट्रीम मीडिया से बाहर हो गई। इसमें से जो राजनीतिक जहाँ पे हमेशा हलचल बनी रहती है, उनमें से एक महाराष्ट्र है, अभी फिलहाल दिल्ली भी है, जहाँ पर आम आदमी पार्टी के 15 विधायक कॉरपोरेटर्स ने एक पार्टी छोड़कर कोई इंद्रपास विकास पार्टी नाम की कोई नई पार्टी बना ली है। बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, जहाँ जहाँ पर जरूर राहुल गांधी ने कुछ उछल कूद की थी, उस पर मैंने भी एक वीडियो बनाया था और वो मीडिया की नजरों में आया था। बंगाल में मुर्शिदाबाद दब गया है, और फिर तमिलनाडु में भी इलेक्शन होने हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा राजनीति में चर्चा का विषय रहता है, वो महाराष्ट्र है। क्योंकि महाराष्ट्र में दो दो नेशनल पार्टियां हैं, बीजेपी और दूसरी कांग्रेस। बीजेपी सत्ता में भारी भरकम बहुमत के साथ में, और कांग्रेस की जो काफी दुर्दशा हुई थी पिछले विधानसभाओं में, विधानसभा चुनाव में। हालांकि उनकी लोकसभा में जो 2024 में चुनाव हुआ था, उन्होंने अच्छा खासा अपने सहयोगी दलों शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी के साथ अच्छा प्रदर्शन किया था। पर वो अभी शांत बैठी है वहां पे, ना तो कोई लीडरशिप है, ना ही कोई कुछ हरकत दिखाई दे रही है। हाँ, थोड़ा बहुत जरूर जो महाराष्ट्र में म्यूनिसिपैलिटी लोकल बॉडीज के चुनाव होने हैं, तो उनमें कभी कभार कोई बयानबाजी हो जाती है और वो शिवसेना से मिलकर कुछ चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुत कुछ वहां भी कांग्रेस में नहीं है। बीजेपी शांत है, उसका किसी तरह से मतलब कोई उनकी सरकार को नुकसान नहीं है। क्योंकि अगर कभी कुछ अनहोनी हुई कि दोनों ही पार्टियां, शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी, यानी एनसीपी ही है वो, अगर अलग भी हो गई तो बीजेपी किसी तरह सरकार मैनेज कर लेगी। लेकिन हाँ, उसका असर उसका डेफिनेटली संसद में एनडीए के सदस्यों पे पड़ेगा, पर वो भी कोई खास नहीं होगा, मामूली होगा। राज्यसभा में जरूर कुछ असर पड़ सकता है। तो वहां पर दो तरह की चर्चाएं चल रही है। हाँ, ये तो मैंने आपको मेन स्ट्रीम पार्टी, मेन नेशनल पार्टी जो दो है उनके बारे में बात कर दी। अब मैं बात करता हूँ लोकल पार्टीज की। लोकल पार्टी, जैसे आपको मालूम है, शिवसेना दो गुटों में बटी थी। एक गुट उद्धव ठाकरे के पास है, और दूसरा एकनाथ शिंदे के पास है। तो इन दोनों गुटों में मर्जर की बात चलती रहती है। लेकिन इसमें तो बीजेपी ने एक बहुत बड़ी कंडीशन लगा दी उद्धव ठाकरे के सामने कि आपकी अगर एनडीए या बीजेपी से कोई संबंध स्थापित होंगे तो उसका गेटकीपर एकनाथ शिंदे है। तो आप उनके थ्रू आइए, उनके गेट से होकर आइए, तभी आपको कुछ इसमें एंट्री मिलती मिलती दिखाई दे रही है। तो वो तो वहां पर कुछ संभव नहीं है। उद्धव ठाकरे या उसके जो मुझे याद नहीं आ रहा, जो भी उसके सलाहकार है, जो जिन्होंने शिवसेना की तथाकथित रूप से सुपारी ले रखी है, संजय राउत, वो ये होने नहीं देंगे। उन्होंने हाल ही में एक ऐसा कोई बयान दिया जिसकी मैं आगे चर्चा करूंगा जब मैं एनसीपी की बात करूंगा। तो शिवसेना एनडीए में तो नहीं आ सकती, तो फिर उनका राज ठाकरे की पार्टी से मिलने की बातचीत चल रही थी कि राज ठाकरे की जो महाराष्ट्र नव निर्माण सेना है, उनमें दोनों में कुछ गलबैयां चल रही थी। लेकिन वो भी किसी कंक्लूजन पे नहीं आ पाई। वहां पर दिक्कत यह है कि एक तो राज ठाकरे को काफी बेइज्जत करके बाहर निकाला गया था, जबकि वास्तव में देखे तो चारित्रिक रूप के हिसाब से और नेतागिरी के रूप के हिसाब से वो एक सही मायने में बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी थे। लेकिन चूंकि वो बाला साहब ठाकरे के भतीजे थे, तो बाला साहब ठाकरे ने अपने पुत्र को प्रेफर किया और उसको शिवसेना की बागडोर संभाली। बाला साहब ठाकरे के और भी पुत्र हैं, लेकिन वो राजनीति में नहीं है, फिल्मों में और आर्ट वगैरह में है। तो उन्होंने पहले ही वो अपने परिवार में की लॉन्ग टर्म थिंकिंग के अनुसार वो सोच के रखा था। तो अब ये दोनों पार्टियां मिलने की बातचीत चल रही है, क्योंकि सीधा सीधा ये है कि इनको बम्बई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव जीतने हैं। क्योंकि शिवसेना की लाइफ लाइन ही वही है, अगर वो कट गई तो फिर शिवसेना जो भी बची कुची है वो भी ढह जाएगी, और जो उद्धव ठाकरे के पास है वो सारा शायद कट के फिर अ, एकनाथ शिंदे के पास चला जाएगा।
इसलिए राज ठाकरे भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वहां पर उसके बारे में डिस्कस बाद में करूंगा, दूसरे वीडियो में करूंगा। लेकिन वहां पर दोनों की पत्नियों में कोई समझौता होना और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को। क्योंकि बाला साहब ठाकरे जब थे तो उनकी पत्नी जो थी उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल था, और अभी फिलहाल की जो उद्धव उबाटा है शिवसेना, उसमें अ, उद्धव ठाकरे की पत्नी का काफी रोल है। और कहा भी जाता है कि उनकी शायद उनकी पत्नी की देवेंद्र फडणवीस की पत्नी से नहीं बनती थी, कुछ 11-36 का आंकड़ा था, और इसी से लिए शायद, या ये एक कारण था कि शिवसेना ने बीजेपी का साथ इतने लंबे उसके बाद छोड़ दिया। तो एक तो ये चर्चा चल रही है, लेकिन अभी हाल ही में शरद पवार ने कुछ बयान दिए हैं कि वो अपनी जो एनसीपी है उसको शरद पवार अपने भतीजे के गुट के साथ मिलाना चाहते हैं, उनको मर्जर करना चाहते हैं। क्योंकि ये उनके कुछ लोगों, कुछ पार्टी के कुछ सदस्यों की डिमांड है। लेकिन इसमें भी बताया जाता है कि अजीत पवार ने एक बहुत विचित्र डिमांड रखी है, कि उसने वो कहा है कि मेरे को जो गालियां दी गई, जो भी शिव एनसीपी के लोगों ने या उनकी भतीजी ने गालियां दी या शरद पवार ने गालियां दी, उन सबके लिए पहले वो माफी मांगे, तब तो हम पे आगे बात कर सकते हैं, अदरवाइज तो ये कोई चांस नहीं है। हालांकि 2-3 बार उन्होंने उन वो एक मंच पर भी उपस्थित हुए किसी कला के शिक्षा के संबंधित प्रोग्राम में, और अजीत पवार ने शरद पवार की बढ़ाई भी की, वहां उनकी प्रशंसा की। तो लोगों को इस तरह से एक हिंट मिला कि वो कहीं वापस बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अ, सुप्रिया सुले का कहना है कि हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि वहां पर फिर वही जैसा बाला साहब जैसे राज ठाकरे और उसके बीच में होगा, कि लीडर कौन करेगा, नेतृत्व कौन करेगा, कौन किसके अंडर में काम करेगा, तो वो सुप्रिया सुले को लिए शायद असहज स्थिति होगी कि वो अपने चचेरे भाई अजीत पवार के नेतृत्व में काम करें, क्योंकि अभी तक तो वो इंडिपेंडेंट काम कर रही थी और आज की तारीख में वो एक कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। तो ये है, ये इसका मुख्य कारण जो विभिन्न विश्लेषक कहते हैं, और मेरा भी मानना है कि ये जो उनकी पार्टी में इंटरनल टूट से बचाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि वो खुद ही जाके मिल जाए अपने भतीजे से। क्योंकि जो उनके 20 के करीब विधानसभा सदस्य हैं, उनमें से अगर शीघ्र ही उनका मिलन नहीं हुआ तो वो टूट के दूसरी पार्टी में मिल जाएंगे। और हो सकता है कुछ उनके सांसद, अभी वर्तमान में 9 सांसद हैं, 9 लोकसभा सदस्य हैं, वो भी किसी तरह बीजेपी में चले जाए या इस गुट में चले जाए। तो ये एक डर उनको सता रहा है, इंटरनल ब्रेकिंग का डर सता रहा है। लेकिन जैसे कि भारत में प्रथा है, परंपरा है कि हम कहते हैं कि हम ग्राउंड पार्टी लोगों से बातचीत करके और फिर एक डिसीजन लेंगे। हालांकि डिसीजन उनका खुद का होता है, पर वो एक तरह से उसकी उसका बिल आम कार्यकर्ता के नाम पे फाड़ते हैं। मुझे इन सब के पीछे ये लगता है कि क्यों शरद पवार इतने इंटरेस्टेड है, उसका मुख्य कारण मुझे लगता है कि 1 अप्रैल 2026 को उनका राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। और हालांकि वो घोषणा कर चुके हैं कि इसके बाद वो राजनीति से संन्यास लेंगे। लेकिन भारत में राजनीति ही एक ऐसी चीज है जिसमें कोई अपनी स्वेच्छा से संन्यास नहीं लेता है, या तो उसको जनता हूट आउट कर देती है, उनकी पार्टी हटा देती है। पर वो पार्टी हटाती है वो भी उसी केस में हटाती है जैसा बीजेपी में लाल कृष्ण आडवाणी, मनोज जोशी आदि के साथ किया गया। लेकिन यहाँ तो वो खुद ही पार्टी के सुप्रीमो है, तो वो जब तक चाहेंगे तब तक खुद नहीं हटें, तब तक उनको पार्टी हटाएगी नहीं। और वो खुद, ऐसा लगता नहीं है कि वो कभी हटेंगे। उन्होंने कहा था एक उसमें कहा था कि अभी तो मैं कुछ 80 या 84 साल का ही हूँ, मेरे पास बहुत समय है वापस फाइट बैक करने का। तो वो पार्टी के अध्यक्ष से नहीं हटेंगे, तो उनकी कहीं ना कहीं सुई अटकी हुई है, वो राज्यसभा के सदस्य अभी अभी तो उनको पूरे विपक्ष के मिला के ही शायद 50-55 सदस्य हैं। और वो अगर एक एक दो दो सीट के लिए इलेक्शन होता है, अगर सारी, तो उनमें कहीं से कहीं तक वो नहीं जीत सकते। तो उनकी नजर राज्यसभा सीट पर ही है, क्योंकि अब वो किसी अपने दूसरे लोकसभा सदस्य से इस्तीफा दिलाकर वापस चुनाव लड़ने का जोखिम तो नहीं उठा सकते। तो राज्यसभा सीट पर उनकी नजर है, और वो चाहते हैं कि किसी तरह वो उनकी राज्यसभा सीट बरकरार रह जाए, और उसी के चलते वो इतनी कश्मकश कर रहे हैं। और हो सकता है वो अब अजीत पवार के सामने झुक भी जाए। तो ये मेरा मानना है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इसके लिए बाद में एक दूसरे वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन
इस जो ऑपरेशन सिंदूर के चलते ऐसे बहुत से विषय दब गए हैं जिन पे अभी नजर नहीं पड़ी है। और वैसे भी हमारा जो मीडिया है, जो हमारे मीडिया या फिर मीडिया के जो श्रोताओं की जो मेमोरी होती है वो बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, कोई लंबी नहीं होती है। आप ही देखिए, दो कल तक कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में जो दो बयान दिए गए थे और भूमिका सिंह के बारे में जो दो बयान दिए गए थे, उत्तर प्रदेश में रामगोपाल यादव ने और मध्य प्रदेश में एक मंत्री विजय शाह ने, कुंवर विजय शाह ने, उनके बारे में मीडिया भौंक सॉरी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था। आज वो सब गायब है, क्योंकि आज उनको एक नया विषय मिल गया है। जो शशि थरूर को कांग्रेस के बिना परमिशन के या बिना सजेस्ट किए उन्होंने उनको उस अंतर्राष्ट्रीय टीम का सदस्य और एक ग्रुप का अध्यक्ष बनाया है, जो कि इंटरनेशनल आउटरीच के लिए जाएगी ऑपरेशन सिंदूर और टेररिज्म पे भारत का पक्ष रखने के लिए। तो आज सारा मीडिया उसी पे कंसंट्रेट कर रहा है, वो सब भूल गया है। और इसी बीच तरकपुर राणा तो कहीं मेरे ख्याल से लगता है वापिस अमेरिका चले गए हैं। तो खैर उसमें भी बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी बातचीत अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए। मुझे विश्वास है आपने मेरा ये चैनल तो अवश्य सब्सक्राइब कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।